बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग इलिस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, वैसे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह लागू होता है। एवरी एक्शन, कहीं भी एक्शन होगा तो रिएक्शन जरूर लगेगा। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जहाँ पे ये कोई ऐसी घटना है ही नहीं जहाँ पर एक्शन रिएक्शन ना लगता हो। जब फोर्स है तो ये लगेगा ही लगेगा। लेकिन आपके यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। और जैसे एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हमने कहा था एक बार हमसे पूछा भी गया था ये हम इंटरव्यू टेबल पहुंचे और वहां पर मेज पर किताब रखी थी, तो उन्होंने कहा ये किताब की लोकेशंस को न्यूटन थर्ड लॉ से समझाइए। हाउ टू बुक स्टेबल, इसको न्यूटन थर्ड लॉ समझाइए। तो चलिए पहला जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बुक पहला जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बुक kept on the table। बुक kept on the table। यहाँ आप देख रहे हैं टेबल है और उस टेबल के ऊपर ये बुक आपकी रखी हुई है। बुक kept on the टेबल, इसकी स्टडी बताना है मुझको, इसकी पोजीशन को समझाना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो मैंने कहा था किसी भी चीज की लोकेशन जानने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ कहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये समझिए, ये जानिए। लेकिन जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं उसके लिए पहले आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये हमारे पिछले लेक्चर में आप लोग जान चुके हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उस पर लगने वाले सारे फोर्स की स्टडी करते हैं, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये भी आपको दिमाग में बनाना चाहिए कि कौन कौन उस पर फोर्स लगा रहा है। इस बात पर बिल्कुल ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है कि वो किस पर फोर्स लगा रहा है, वो किस पर लगा रहा है, उसको जिस पर लग रहा है वो जाने, उस पर क्या क्या लग रहा है इसी मुझसे मतलब है। और इस बात को आप इस थ्योरेटिकल अप्रोच में भी देखेंगे और जब हम सवाल लगा रहे होंगे तो वहां पर भी इन चीजों को हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए बुक पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, तो बुक पर एमजी लगता है। एमजी किधर लगेगा, तो अर्थ, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अर्थ के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग वर्टिकली बिलो लगेगा। वर्टिकली बिलो कौन लगाएगा, अर्थ का सेंटर लगाएगा। किस पर लगाएगा, बुक पर लगाएगा, क्योंकि बुक की ही स्टडी कर रहे हैं। और बुक पर क्या लग रहा है, तो अब देखिए बुक जो है इस मेज के कांटेक्ट में है, इस मेज के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही मेज के कांटेक्ट में या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के कांटेक्ट में आता है तो पहला दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरा पहले पर लगाता है। तो बुक ने भी मेज पर लगाया होगा, लेकिन बुक ने क्या लगाया मैंने कहा इससे मतलब नहीं है मुझको, तो मेज ने भी बुक पर लगाया होगा। तो बुक ने मेज पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया है, कंप्रेस किया इसको, तो मेज ने बुक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया एज न्यूटन थर्ड लॉ, रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन कहाँ है, एमजी एक्शन नहीं है, ना ना, एक्शन तो मेज पे लग रहा है जिसका हमें गौर नहीं करना है। हमको तो बुक की स्टडी करनी है, तो बुक पे केवल रिएक्शन फोर्स की बात की है। एक्शन फोर्स एक्ट ऑन टेबल, और चूंकि हम टेबल की स्टडी नहीं कर रहे हैं इसलिए टेबल पे क्या लग रहा नहीं मतलब मुझसे, बुक पे क्या लग रहा है इससे मतलब है। तो यहाँ दो फोर्स आपको दिखाई पड़ गए होंगे। चलिए कंसीडर अ बुक kept on table। The book exert action force on table, जिसको हम दिखा नहीं रहे हैं, exert action force on table so that table exert reaction force of equal and opposite direction
अपोजिट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि बुक ने नीचे की तरफ लगाया था, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल अप, वर्टिकली अपवर्ड on the book. Table exert this reaction force on the book. अब हमें बुक की जो स्टडी कर रहे हैं, द पोजीशन ऑफ बुक कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ FBD. What is FBD? Force acting on the book, and that figure is known as free body diagram, FBD. The position of book can be explained on the basis of FBD of book. The book remains stationary under the forces, number one, weight of book, mg. कौन लगाएगा, अर्थ का सेंटर इधर होगा, अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। नंबर दो, रिएक्शन फोर्स और ऑफ टेबल या कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ टेबल न के ऊपर की तरफ, क्योंकि बुक ने मेज पर नीचे की तरफ लगाया था, है ना। इन इक्विलिब्रियम अगर ये इक्विलिब्रियम में है, R बराबर ऑब्वियसली mg होगा और बुक रेस्ट में होगा, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आप देख पाए होंगे। चलिए एक दूसरा केस दिखाता हूं मैं, केस नंबर 2, ये भी एग्जाम में आपके खुद पूछा जाता है, और ये है आपका हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। या उससे पहले आप देख लीजिए वॉकिंग ऑफ मैन, ये आदमी चलता है, तो उसको आइए एक्सप्लेन किया जाए कि आदमी चलता कैसे है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आदमी के पास बड़ी ताकत होती है इसलिए चलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी पर धक्का लगता है इसलिए वो चलता है, क्योंकि आदमी पर फोर्स लगे तभी उसकी स्थिति बदलेगी। तो आदमी पर फोर्स लगता है इसीलिए वो चलता है। तो कौन लगाता है, ऑब्वियसली अर्थ पे चल रहा है तो अर्थ लगाती है। तो अर्थ क्यों लगाती है, तो क्या मजा आ रहा है फोर्स लगाने में, तो मजा नहीं आ रहा है। आदमी ने अर्थ पे लगाया था, तो अर्थ ने भी तो आदमी पे लगाया, इसीलिए वो चल पा रहा है। इस बात को हम दो तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक, जब आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ऑब्वियसली mg नीचे लग रहा होगा, और आदमी अर्थ के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स आदमी अर्थ पर नीचे लगाएगा, तो अर्थ आदमी पर ऊपर लगाएगा। उम्मीद है मेरी बात दिखाई पड़ रही होगी, सुनाई पड़ रही है। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन है, R बराबर mg, ये भी मैंने समझाया भी आपको बुक वाले केस में ना। अब जब आदमी चलना शुरू कर रहा है, अब ये आदमी चलना शुरू कर रहा है और ये हल्का सा तिरछा फोर्स लगाता है। तो ये क्या लगाता है इससे हमसे मतलब ही नहीं, लेकिन अंदाज रहे कि ये तिरछा फोर्स लगा रहा है। खड़े होने के लिए डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं, वर्टिकल डाउन,
अगर चलने का प्रयास करते हैं तो ढकेलते हैं अर्थ को पीछे की तरफ, हल्का सा तिरछा पुश करते हैं। तो अब आप पर क्या क्या फोर्स लग रहा है कि mg लग रहा है वेट वाला, और चूंकि आपने अर्थ पर तिरछा फोर्स लगाया है तो अर्थ भी तो अब आप पर जस्ट इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी, और ये फोर्स आपका ऐसे लगेगा जैसा आपने लगाया है वैसा ही आप पाएंगे। यही कहा गया है, जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो आपने तिरछा फोर्स एक्शन मारा तो अर्थ ने भी आप पर रिएक्शन भी तिरछा लगाया। ऑब्वियस है, मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हमेशा वेक्टर फोर्स डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट वेक्टर का जोड़ घटाव ये सीखना ही पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे। तो अब जो डॉटेड लाइंस दिखा रहा हूं ये सब वर्चुअल चीजें हैं, एक्चुअल तो यही फोर्स है। ये एक्चुअल है R और एक एक्चुअल है mg। बाकी ये जो तीन जोड़ दिखा दिए इसमें एक डॉटेड लाइन वाला ये जो है ये आदमी ने अर्थ लगाया था, मुझे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन दिखा दिया मैंने समझने के लिए कि तिरछा फोर्स लगाया, इससे तिरछा लग रहा है। और अब R के दो कंपोनेंट, अगर ये रिएक्शन फोर्स वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट होता है वो R cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है R sin थीटा। और आप देख रहे हैं कि अगर ये आदमी ए एक्सेलरेशन से चलेगा तो ये जो चलाने के लिए जिम्मेदार फोर्स है वो R sin थीटा है, यही खाली दिखाई पड़ रहा है आपको। और R cos थीटा तो एग्जैक्टली mg के बराबर है, तभी तो ना आदमी ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इसी पर बैलेंस होता है। चलिए ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। इन रेस्ट, पहले हम वो बात करें जो हमने ये स्टैंडिंग पोजीशन दिखाया है। दूसरा केस है इन वॉकिंग। इन रेस्ट हमने क्या देखा, R बराबर mg सीधा सीधा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ मैन इन horizontal with acceleration a along वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए दो फोर्स दिखाई पड़ रहे होंगे, एक mg नीचे की तरफ और r का एक कंपोनेंट R cos थीटा ऊपर की तरफ। तो ये आ जाएगा आपका R cos थीटा माइनस mg, टोटल फोर्स ये हो गया। और कौन सा R cos थीटा ऊपर mg नीचे, तो नेट क्या हो गया R cos थीटा माइनस mg और इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। और क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जीरो ना, एंड along horizontal का कितने फोर्स लग रहे हैं, केवल एक R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना R sin थीटा। बोलना सीखिए, साथ साथ चिल्लाइए, आप भी जहां बैठे हैं घर वाले जाने की पढ़ रहे हैं आप, तो जोर चिल्लाए कीजिए। तो R का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, R का वर्टिकल कंपोनेंट R cos थीटा, R का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R sin थीटा। तो ये चला रहा है इसको, दैट इज R sin थीटा, ये फोर्स F हो गया और F बराबर होता किसके है ma, अगर A एक्सेलरेशन तो ma। तो these two equations can be explained walking of man
कैन बी एक्सप्लेन वॉकिंग ऑफ द मैन। इन दो फोर्सेस, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग वॉकिंग ऑफ मैन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या, अब जो मुझे बताना है तीसरा केस, तीसरा और अंतिम केस इलिस्ट्रेशन में। थर्ड केस क्या है, तो ये पूछा था एग्जाम में थ्योरेटिकली आपसे कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मूव ऑन सैंड या सैंडी ग्राउंड। जो बालू वाली जमीन पे होता है उस पर चलना कठिन क्यों है ना। या हम कहें हवा में चलो, तो हवा में कहाँ चल पाओगे, क्योंकि आप एक्शन नहीं लगा पाओगे तो रिएक्शन नहीं लगेगा, तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। और अगर आपने तिरछा फोर्स नहीं लगाया, खड़े हैं केवल, तिरछा फोर्स नहीं लगाएंगे तो भी नहीं चल पाएंगे, अपने आप नहीं चल पाएंगे। आप फोर्स लगाएंगे तभी आप फोर्स पाएंगे, सीधी बात है। चलिए तीसरा केस दिखाने चल रहा हूं मैं आपको। It is difficult to walk on a sandy ground because man is unable to push the ground backward. As a result, the force of reaction is not sufficient to help it move forward. क्योंकि आप अच्छे से पीछे फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं सैंड के ऊपर, सैंड शिफ्ट कर जाती है, फोर्स आप लगा नहीं पाते प्रॉपर्ली, तो आप पर भी फोर्स प्रॉपर्ली नहीं लगता है और आप अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं। यहां लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट मूव ऑन सैंडी ग्राउंड बिकॉज मैन is not able to apply not able to exert proper force on sand so that it not obtain sufficient reaction force to move it in फॉरवर्ड डायरेक्शन। इतना सफिशिएंट रिएक्शन भी तो नहीं मिल पाता, और एक्शन नहीं लगा पा रहा तो रिएक्शन कहां से मिलेगा। तो सीधी बात है कि प्रॉपर रिएक्शन मिलेगा कब, जब हम एक्शन लगा पाते हैं। सैंड पर हम एक्शन नहीं लगा पा रहे हैं, इसीलिए हमको प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलता है और सैंड में चलने में हमको दिक्कत होती है, बहुत दबा दबा चलना पड़ता है। ज्यादा बढ़िया से हम लोग रिएक्शन लगाने का प्रयास करते हैं। That is the reason behind difficult to walk on sand. उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी और इसको आप अच्छे से अभ्यास करिए, देखिए, और ये आपको जो लिखने के लिए आए आपको शॉर्ट नोट पे, तो आप इसको लिख पाइए।